प्राचीन भारत इतिहास का यह छठा चैप्टर है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। पहला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में से 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदामन एक द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषरास ने उसमें नहर निकलवाया था। उल्लेखनीय है कि रुद्रदमन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न चौथा कि मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, मेगास्थनीज को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता एवं इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्यवदान। दिव्यवदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा गया है। बिंदुसार की रुचि जैन की आजीवक संप्रदाय में थी। छठा प्रश्न है कि मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फौजदारी। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है, धर्मस्थीय कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राज्य के न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, तो कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान महासंग्रहकर्ता होता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त था। समाहर्ता कौन था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ऑप्शन सी हो जाएगा तक्षशिला। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर का है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में। सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा मगधाधिराज कहता है। सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 15वां के अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं।
अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 17वां का अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोहगौरा में। 18वां की भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। तमिल ग्रंथ आहनानूर और नूरनानूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक रणनीतियों का वर्णन विशाखादत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक बर्बुद निरंकुश शासक था। इसने मौर्य राजाओं में पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्कन का भी विजय किया था। 19वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन डी हो जाएगा एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। 20वां के प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विशाखादत्त। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर का है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन सी विशाखादत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सैंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन, ऑप्शन बी हो जाएगा कौटिल्य। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 27 नंबर का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य वंश। 29वां के सैंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम जोन्स ने। 30वां की कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। 31वां की चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगास्थनीज दूत था, ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। इसके साथ इसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन मिलता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेगास्थनीज। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता तथा शांति व अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा सुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की इशार वृद्धि पर जोर दिया। अब अगला प्रश्न है कि 37वां की सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पौत्र था। अगला प्रश्न है अब 38वां के निम्नलिखित में से कौन मौर्य अशोक की राजधानी रानी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कारुवाकी।
निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंग पर। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक की कलिंग विजय। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 45 नंबर का। अंतिम मौर्य सम्राट था? ऑप्शन डी बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। 46वां है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। 47वां कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। 48वां कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सातवाहन वंश था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कण्व वंश ने। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेव तीसरा शासक था। पातालपुर गुहालेख का संबंध महाराज कुदेव से था। कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुफा अभिलेख है जो प्राकृतिक भाषा में है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी गुफा लेख से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृत भाषा में अंकित है। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 78 ईस्वी में। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के ही काल में प्राप्त हुआ। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में ही फली फूली। सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कटफिसस ने किया। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। अब अगला प्रश्न है 54वां। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाणों को। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क के समय में। इसमें से किसमें सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका उत्तर इस साइड में होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भीम कटफिसस ने। 57वां की कला की गंधार शैली में से फली फूली थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाणों के समय में। 58 में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कश्मीर में। 59वां की सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्यों के काल में। सांची का स्तूप 3रा शताब्दी अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनवाया था जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्मारक सामान्य अर्धगोलाकार ईंट द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतया लकड़ी का बना था। मथुरा से प्राप्त कुछ मूर्ति मौर्य काल का नहीं है। कुम्हार स्थल से मौर्य राम प्रसाद मिला है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान दिया था। ताम्रपट मुख्यालय एक तांबे की प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है। 60वां प्रश्न कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुम्हारार। 61वां की ताम्रपत्र क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 62वां की बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय के दान में दिया था? तो ऑप्शन सी आजीवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति।
64वां की पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा लकड़ी का। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मण को। भूमिदान का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत की। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। 66वां की भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय यूनानियों द्वारा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने प्रचलित किया। सर्वप्रथम लेखयुक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। शक वंश के कर्मदक शाखा का संस्थापक चस्टन था। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक अज्ञात है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण शक सातवाहन आदि कई साम्राज्यों ने स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 67 नंबर का है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिलिंद पन्हो। 69वां इनमें से कौन शक वंश का कर्मदक शाखा का संस्थापक है तो ऑप्शन ए हो जाएगा चस्टन। और इस अध्याय का यह अंतिम प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई